ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। आप सभी का बहुत स्वागत है संदेश टू सोल्जर्स में, एक खास शो जिसमें जो समर्पण हम करते हैं हमारे सोल्जर्स को, जो हमारी शान है, हमारा अभिमान है और उनके शौर्य को हम समर्पित करते हैं ये शो। और आज हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं अमित कुमार जी, जो इंडियन नेवल वेटरन है, जिन्होंने ऑन बोर्ड शिप्स में सर्व किया है, सबमरीन में काम किया और कई जो यूनिट्स है उसमें काम किया है। बहुत स्वागत आपका अमित जी हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद शैली जी, और मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं काफ़ी रोमांचित हूँ अपने अनुभव, अपने डिफेंस के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और संदेश टू सोल्जर्स में पूरा देश जुड़ता है और आपकी बातें सुनता है। जो हमारे यहाँ खास अतिथि आते हैं, उनके जीवन की जो उपलब्धियां होती हैं, जो चुनौतियां होती हैं, उसके बारे में जब वो बात करते हैं तो हमारे लिसनर्स बहुत रोमांचित होते हैं जी। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ 9868107070। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने संदेश भेजिए, क्योंकि आज हमारे साथ हैं अमित जी। हमारे सोल्जर्स साहस की परिभाषा, समर्पण का पर्याय हैं और हमारे शो में आते हैं संदेश टू सोल्जर्स में, जिनकी कहानी उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। आज संदेश टू सोल्जर्स में आपके साथ मैं शैली भाषांजलि, और आज हमारे साथ हैं अमित कुमार जी, जो इंडियन नेवल वेटरन हैं। और अमित जी, आप मुजफ्फरनगर के मूलतः हैं जी, और 17 वर्ष की उम्र में ही आपने ज्वाइन कर लिया डिफेंस फोर्सेस। जी सली। क्या प्रेरणा रही होगी? व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि उस उम्र में आप बढ़ चले इस ओर। मैंने अपनी जो इंटरमीडिएट 12th जिसे कहते हैं वो कक्षा यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम में मैंने कंप्लीट की थी जी। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। उसी दौरान कुछ पैट्रियोटिक मूवीज और कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स देखने की वजह से कुछ इंस्पायरेशन आई जी। कुछ जो मुझे लगता है कि एक फौजी जो होता है वो हमेशा अपनी फैमिली को भी देखता है, और जब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का एक भाव मन में आता है तो हमें ये लगता है कि हम वो पैसा जो हमारे ऊपर इंजीनियरिंग या अदर हायर एजुकेशन में खर्च हो सकता है, क्यों ना हम फौज ज्वाइन करके, क्योंकि फौज ही एक ऐसा जॉब है जो आप बहुत ही कम समय में ज्वाइन कर सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं, साथ ही साथ समाज और अपने परिवार की सेवा कर सकते हैं। तो यही सब जज्बे मेरे मन के अंदर आए थे, तो इन्हीं जज्बों को लेकर मैंने घर में बताए बिना नेवी के लिए फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, और जब रिजल्ट आया तो मैंने घर को सूचित किया, तो वो भी काफी सरप्राइज थे। अच्छा, वो सरप्राइज थे? जी जी जी। अच्छा, आपने वो चुपचाप फॉर्म भर के? चुपचाप मैंने ये सब किया था। उनके हिसाब से मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहा था, वो भी मैं कर रहा था सिंसियरली। इन द मीन टाइम मैंने ये सोचा क्यों ना घर को सपोर्ट किया जाए, तो ये भावना रखते हुए मैंने एग्जाम दिया। भगवान के आशीर्वाद से एग्जाम क्लियर हुआ जी। और 2002 जनवरी में मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन किया। क्या बात है, बड़ी उम्दा सोच के साथ आप चले उस उम्र में, उस टीन वाली उम्र में आप चले। और शुरुआती जैसा कि आपने कहा कि परिवार की प्रेरणा भी रही और आप कुछ करना चाहते थे, देश की सेवा के लिए भी आप तत्पर रहे जी। आपने मूवीज भी देखी, आपने कहा, तो अब जो शुरुआती दौर की जिंदगी थी वहां जाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, वो कैसी रही? कैसा लगा वहां पर? कुछ चैलेंजेस तो आए होंगे शुरू में। इस चीज का शुरुआत में इस भाव से करना चाहूंगा शैली जी, हम अपने जीवन में किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए जो प्राथमिक प्रेरणा जो लेते हैं, मुझे ये लगता है कि वो पहली प्रेरणा हमारे पिता से होती है, जिन्हें हम पूरे अपने बचपन काल में मेहनत करते हुए देखते हैं, और हमारी माता
जिनसे हम संस्कार ग्रहण करते हैं। इन दो से जो प्रेरणा हम लेते हैं वो आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमको तैयार करती है। 2002 में जब मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की थी तो मैं एक बहुत ही साधारण सा बच्चा था और कुछ भी मुझे डिफेंस का जानकारी नहीं था, क्योंकि अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो हमारा बैकग्राउंड एक कृषि परिवार से है। मेरे से पहले डिफेंस में हमारे परिवार से कोई भी नहीं था, तो ऐसा कोई मुझे जानकारी भी नहीं थी कि डिफेंस में जाने के बाद कैसा होगा, क्या होगा। बट वहां जाने के बाद जो मैंने वातावरण देखा, तो वहां जाने के बाद वातावरण में मुझे यह महसूस हुआ कि एक तरफ तो मैं अपने पेरेंट्स को अपने परिवार में छोड़कर डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन किए हैं, दूसरी तरफ जो डिफेंस फोर्सेस है, चाहे वो नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, वो एक पेरेंट्स की तरह आपको अपनी गोदी में समाहित करने के लिए तैयार है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर चुनौतियां और चैलेंजेस ही है। चुनौतियां और चैलेंजेस आपके जीवन में हमेशा ही रहेंगी, चाहे वो परिवार हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे डिफेंस फोर्सेस हो। लेकिन वहां आपकी टेक केयर करने वाला जब कोई मिल जाता है तो उन चुनौतियों, उन चैलेंजेस से निपटने की अलग से एक साहस, एक हिम्मत मन के अंदर आपके आ जाती है। क्या बात है मुझे। आपने कहा कि आपका एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड भी रहा और एक नारा है ना, जय जवान जय किसान, जी, जी, जी। अब दोनों जय जयकार आपके अंदर समाहित है जी। तो सबसे बड़ी बात यहीं पर आ गई जी सही। आमिर जी देखिए, सिलसिला शुरू हो गया है हमारे मैसेजेस का यहाँ पर। अच्छा, आपने नेवी में क्या क्या किस यूनिट्स में सर्व किया शुरुआती में और उसके बाद? जी 2002 में ज्वाइन करने के बाद मैम जो इंडियन नेवी में जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो INS चिल्का उड़ीसा में होती है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग हुई थी वो जनवरी से और जुलाई के मध्य हुई थी। अच्छा। और उस समय का मौसम उड़ीसा का बहुत ही ऑपरेसिव रहता है। ऑपरेसिव मतलब बहुत कठिन समय है। उड़ीसा के लोग इस चीज से एग्री कर सकते हैं। और उस गर्मी के मौसम में, उस कठिनाई के दौरान हमने बेसिक ट्रेनिंग की। उसके बाद अलग अलग ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो ऑनबोर्ड शिप्स और सबमरीन्स हमें इक्विपमेंट ऑपरेट करने होते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए अलग अलग ब्रांचेस हमको डिवाइड की गई। मुझे भगवान के आशीर्वाद से मैकेनिकल ब्रांच मिली और मुझे मैकेनिकल ब्रांच की प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने के लिए लोनावला महाराष्ट्र में भेजा गया। वहाँ प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने के उपरांत मेरा प्रथम जो ट्रांसफर आया था वो INS निरीक्षक में आया था। अच्छा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि INS निरीक्षक एक बहुत ही स्पेशल शिप है इंडियन नेवी का, क्योंकि वो डाइविंग सपोर्ट वेजल है। डाइविंग सपोर्ट वेजल का मतलब है कि गोताखोरी के लिए सहायता। अच्छा। वो भी ओपन सी में। अच्छा। आपने गोताखोरी शोर पे करते हुए देखी होगी, स्विमिंग पूल में करते देखी होगी। हमने वही गोताखोरी एक ओपन सी में करते हुए देखी है, और बहुत गहराइयों तक। समुद्र की गहराइयां मन की गहराइयों से भी बहुत ज्यादा गहरी हैं। तो उतनी गहराइयों में उतरने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए। हाँ। बहुत ही जज्बा चाहिए। तो मैं उन गोताखोरों को बहुत सल्यूट करना चाहूंगा जिन्होंने अपना जान जोखिम में डालकर देश सेवा के लिए बहुत सारे मिशंस में हमको, हमारी शिप को, हमारे नेवी को सक्सेस दिलाई जी। उसके बाद मैंने INS ज्योति, जो एक टैंकर शिप है जो कि लॉजिस्टिक सप्लाई प्रोवाइड करता है सभी शिप्स को ऑपरेशनल कमिटमेंट्स के लिए, उसमें अपनी सेवाएं दी। एंड लेटर ऑन मैंने सबमरीन आर्म ज्वाइन की। और सबमरीन आर्म ज्वाइन करने का जो मेन कारण था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मुझे बचपन से ही लाइफ में चैलेंजेस बहुत पसंद है। अच्छा। और शिप्स में सर्विस करने के दौरान मुझे मेरे मित्र, मेरे एक सहपाठी से पता चला कि सबमरीन नेवी के अंदर एक बहुत चैलेंजिंग लाइफ है। इंस्टेंटली मेरे अंदर विचार आया कि यही मैं इसी के लिए बना हुआ हूँ, और मैंने उसके लिए ऑप्ट किया। क्या बात है, बहुत ही अच्छे अंदाज में, कभी शायराना अंदाज में, और बड़ी गहराई वाली बात आपने कह दी कि समुद्र की गहराई, वो बात मैंने पकड़ ली, समुद्र की गहराई मन की गहराई से भी ज्यादा गहरी होती है। क्या बात है। अच्छा, चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं, मुझे ना एक चीज समझनी है। नेवी लाइफ मतलब हम लोग जैसे सिनेमा के पर्दे पे देखते हैं या फिर हमारे गेस्ट आते हैं तो वो बातें करते हैं उसके बारे में, आपका क्या अनुभव रहा है, क्या बताएंगे? नेवी की लाइफ मैम जैसी हमें दूर से दिखाई देती है, थोड़ी उससे डिफरेंट है। जो बेसिक नेवी की लाइफ देखकर मैंने नेवी ज्वाइन की थी वो थी व्हाइट ड्रेस। व्हाइट ड्रेस और शिप में खड़े हुए हैं, शिप के ऊपर खड़े हुए हैं और व्हाइट ड्रेस में खड़े हुए हैं और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अच्छा। बट वो एक पार्ट है। इन एक्चुअल अगर आप आर्मी और एयरफोर्स से कंपेयर करेंगे तो नेवी का जो ऑपरेशनल करने का तरीका है वो एंटायरली डिफरेंट है। अच्छा। जैसे आर्मी अगर देखेंगे तो हम आर्मी को टैंक, मशीन गन्स
और तोप, इन सब से जोड़कर देखते हैं। नेवी जो है वो एक टेक्निकल फौज है। अच्छा। जैसे कि जो भी शिप्स या सबमरीन्स डिप्लॉयमेंट के लिए ओपन सी में जाते हैं, उनमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जिनको हमारे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर्स ऑपरेट करते हैं। और उन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जब ऑपरेट करते हैं तो वो व्हाइट ड्रेस उस समय नहीं पहन सकते, क्योंकि मशीनरी का वातावरण आप जानते ही हो इस तरह का होता है कि व्हाइट वहां पर चलेगा नहीं। तो हमारा जो वर्किंग ड्रेस है वो एंटायरली डिफरेंट होता है। अच्छा, सम अदर कलर। हाँ, वो हम अंदर जाकर चेंज करते हैं जिससे बाहर ज्यादा उस चीज के बारे में पता भी ना चले और लोग ऐसा ना हो अनाकर्षित हो। तो हमारा वर्किंग बहुत टफ है, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत टफ है। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब टफ चैलेंजेस के बावजूद, मैं आपको कहना चाहूंगा जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है नेवी के या डिफेंस फोर्सेस के या हमारे सीनियर ऑफिसर्स है, वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत सहयोग करते हैं, बहुत मोटिवेट भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि हम घर से दूर रहने के बावजूद, कनेक्टिविटी ना होने के बावजूद, हमें ऐसा फील नहीं होता कि हम कहीं अकेले हैं। क्या बात है, आपकी बातें बड़ी रोचक लग रही हैं लोगों को, इसलिए लगातार जुड़ रहे हैं। यहाँ पर तमिलनाडु से जुड़ गए हैं श्रीरंगम राजेश जी, AIR तिरुचिरापल्ली से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जय हिंद लिखा है इन्होंने। और अमित इज माई बैचमेट, बहुत एनर्जेटिक और सिंसियर हैं। रवि खरे का मैसेज आया है। तो उस एनर्जी का एहसास रवि खरे जी हमें भी हो रहा है यहाँ पर स्टूडियो में। और यहाँ पर रविंदर कुमार ने लिखा है डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब पंजाब से कि मैं रेनबो सुन रहा हूँ इस वक्त। और बहुत सारे देखिए थे लंबे लंबे मैसेजेस हैं। शंकर लोध जी का आया है द्वारका से। यहाँ पर नमस्कार। और मुंबई से प्रकाश जी लिखते हैं आपको कि बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जानकारी गोते खा करके निकालेंगे आज। शैली जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे लिसनर्स का, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि कोई मूवी भी बनती है तो बॉलीवुड वो मूवी इसलिए बनाता है कि उनको दर्शकों का प्यार मिले। और आप भी ये जो संदेश टू सोल्जर्स, ये आपने बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है FM रेनबो दिल्ली पर। और जितना दर्शकों का प्यार मिलेगा उतना ही आपका उत्साह बढ़ेगा, उतना ही डिफेंस पर्संस का उत्साह बढ़ेगा इस मंच पर आने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर हो पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। तो अगर देखा जाए तो हम सबके लिए ही बहुत बेहतर है, क्योंकि आकाशवाणी के माध्यम से ये तो सिलसिला टूटता नहीं है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर सचिन ने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उन्होंने लिखा है जय जवान जय किसान, और बहुत सारे धन्यवाद आ रहा है। और मैं आपको कहना चाहूंगा मैम, मुझे जब भी समय मिलता है, चाहे सैटरडे संडे हो या कोई भी दिन हो, जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में 70% पैट्रियोटिक सॉन्ग्स है और 30% लव सॉन्ग्स है। और जब भी पैट्रियोटिक सॉन्ग बजता है, मेरे अंदर उस एक्सरसाइज को या उस जो भी फिजिकल स्टैमिना में मुझे बिल्डअप करना है, उसको करने के लिए मुझे 1.5 गुना 2 गुना क्षमता मेरी बढ़ जाती है। Wonderful. तो ये एक तरह से मेरी प्रेरणा है। बहुत बहुत धन्यवाद। That's brilliant। अमित कुमार जी आज हमारे साथ है संदेश टू सोल्जर्स में। इनकी बातें अगर सुननी है इस वक्त जुड़ जाइए हमारे साथ। ये आकाशवाणी का चैनल है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दिल से दिल तक हम जुड़ते हैं आपसे। मेरा नाम शैली भाषांजलि। वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स में आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के स्टूडियो से। आज हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं अमित जी, और ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं। अमित जी, आप देखिए यहाँ पे सिलसिला जो मैसेजेस का है, उसमें ना एक ये बहुत इंटरेस्टिंग सा मैसेज आया हुआ है। आई डोंट नो व्हाट इट इज। ये श्रीरंगम जी ने लिखा है कि एनी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग मुर्गा बन जाओ चिल्का चल, कुछ क्या है ये मैडम शायद नेवी से कहीं ना कहीं संबंधित है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चिल्का जो है, मैंने आपको बताया, जिक्र किया था कि ये हमारा बेसिक ट्रेनिंग का एस्टेब्लिशमेंट है। और नेवी से रिटायर होने के बाद भी नेवी कभी एक आदमी के अंदर से नहीं निकलती। और चिल्का जो है बेसिक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से हमेशा हमारे मन के अंदर एक विशेष स्थान रखता है। और ये जो इन्होंने जिक्र किया है, ये एक तरह का पनिशमेंट है। पनिशमेंट है। हाँ। अच्छा। और पनिशमेंट बेसिक ट्रेनिंग का एक एसेंशियल पार्ट है। हाँ।
और आप पनिशमेंट को पनिशमेंट की तरह मत देखिए। पनिशमेंट में जब बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ। जब 70-80 लोग होते हैं तो पनिशमेंट में भी मजा आता है। अच्छा। और आप यकीन नहीं करेंगे, हम लंच करके जब बाहर आते थे, बहुत ही स्ट्रिंगेस्ट टाइम होता है, टाइम बहुत कम होता है, लंच करने के लिए भी बहुत ही कम समय मिलता है, और लंच करने के बाद भी हमें रन करके वापस आना पड़ता है। और अगर हम 2 सेकंड भी लेट हो जाते हैं, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन देखिए आप, अगर हम 2 सेकंड भी लेट हो जाएंगे तो हमें फ्रंट रोल या तरह तरह की मतलब पनिशमेंट्स हमारे इंस्ट्रक्टर्स द्वारा दिए जाएंगे। अच्छा। उस टाइम हम उस इंस्ट्रक्टर से घृणा करेंगे, लेकिन जब हम पास आउट होते हैं, वहां से ट्रेनिंग करके कंप्लीट करके वहां से दूसरी जगहों पे जाते हैं जी, तो वहां जाने के बाद हमें वही इंस्ट्रक्टर्स याद आते हैं कि उन्होंने कितना अच्छे से हमको ढाला, कितने अच्छे से हमको चीजें सिखाई, डिसिप्लिन सिखाया, पंक्चुअलिटी सिखाई। तो उसी का जिक्र इस संदेश में किया गया। एब्सोल्युटली, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस किस तरह से जुड़ जाते हैं लिसनर्स। और पनिशमेंट की बात करते हुए आपकी जो मुस्कान है, जो हंसी है, वो इट सेज कि आप लोग थोड़ा सा उसको मस्ती के अंदाज में भी लेते हो। जी बिल्कुल। शुरुआत में जब हम गए थे, जब तक बैचमेट से एक वर्ड होता है, कोई भी डिफेंस पर्सन इससे रिलेट कर सकता है। बैचमेट्स वो होता है जब हम शुरुआत में जाते हैं और पूरे जितने भी पनिशमेंट्स एक साथ हम झेलते हैं या जितनी भी दिक्कतों को हम फेस करते हैं, तो हम बैचमेट्स एक साथ जुड़ जाते हैं और एक दूसरे के साथ होने से हमारा जो दुख है, जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, जो पनिशमेंट्स है, वो डिवाइड हो जाता है, शेयर हो जाता है, और उसी को हम हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। तो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि मतलब अलग अलग माओ के पेट से जन्म लिए भाई, उनको आप बैचमेट्स का दर्जा ले सकते हो। एब्सोल्युटली। आपने सबमरीन की बात की। सबमरीन शब्द सुनते ही बहुत आकर्षण हो जाता है उस तरफ। जी जी। सबमरीन क्या है, कैसे है, किस तरह से है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, पनडुब्बी, जैसे सबमरीन साहब ने कहा, पनडुब्बी एक बहुत ही चैलेंजिंग आर्म है इंडियन नेवी के। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। इंडियन नेवी को आप 3 हिस्सों में आप सेग्रीगेट कर सकते हो। पहली जो सरफेस शिप्स, जो शिप्स आप जनरली देखते हैं, दूसरा एविएशन विंग है, और थर्ड वन इज सबमरीन आर्म। अच्छा। सबमरीन आर्म को इन शॉर्ट साइलेंट किलर का दर्जा दिया गया है। अच्छा। साइलेंट किलर का कारण ये है कि ये पानी के अंदर में सेलिंग करती है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, और ये साइलेंटली अटैक करती है। शिप्स जो आपको ऊपर दिखाई देंगे चलते हुए, वे आप एक तरह से टारगेट उनको कह सकते हो कि वे एक तरह के टारगेट हैं। अच्छा। एक सबमरीन 10 शिप को डिस्ट्रॉय कर सकती है, बट एक शिप को 10 शिप मिलके एक सबमरीन को डिस्ट्रॉय करना, इट्स वेरी बहुत मुश्किल है मैम। तो आप समझ सकते हो कि सबमरीन का लाइफ कितना डिफिकल्ट होगा। यहाँ मैं एक और जिक्र आपके सामने करना चाहूंगा। सियाचिन में जो हमारे सैनिक हौसले के साथ और बहुत ही कम -40 -50 डिग्री टेम्परेचर तक में वहां पर हमारे देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, वो हमारे भारत सरकार के अनुसार सबसे टफेस्ट डिफेंस लाइफ है। और दूसरे नंबर पर हमारे भारत सरकार ने स्वयं ये कहा है कि सबमरीन लाइफ इज द सेकंड टफेस्ट लाइफ। तो ये सब चीज जब मुझे पता चली तो मेरे मन के अंदर एक अजीब सा जुनून आया कि टफ चीज मुझे पसंद है, चैलेंजेस मुझे पसंद है, तो सबमरीन मैं जरूर ज्वाइन करना चाहूंगा। और भगवान के आशीर्वाद से 2007 में 5 साल नेवी में सर्विस करने के बाद मैंने 2007 में सबमरीन ज्वाइन की, और मैंने INS सिंधु शस्त्रा, INS सिंधु वीर, ये 2 सबमरीन्स में करीबन 6.5-7 साल के अराउंड अपनी सेवाएं दी। और आपको ये जानकर बड़ा मतलब ये लगेगा मैडम कि जैसे कि शिप्स में भी आपको पता है कि आउटसाइड कनेक्टिविटी बहुत ही कम रहती है, बट सबमरीन और शिप में बेसिक डिफरेंस क्या है कि शिप में आप बाहर जाने के बाद आसपास का एटमॉस्फेयर देख सकते हो। सबमरीन में ऐसा कोई स्कोप नहीं है। सबमरीन में आप एक बार अंदर घुस गए तो वो एक तरह का सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर आप घुस गए तो बस आपको मेटल की चीजें दिखाई देंगी, और वो जो 70-80 लोग आपके साथ गए हैं, आपको उन्हीं के चेहरे बार बार देखने पड़ेंगे। प्रकृति से आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हो, और बिल्कुल आसान नहीं है। पसीना, फाउल गैसेस, इक्विपमेंट चल रहे हैं। और मैं तो आपको बताऊं कि मेरा जहां पर मतलब आराम करने का स्थान था, तो जब मैं लेटता था तो मेरे सिर के ऊपर से कुछ पाइपलाइंस गुजरती थी, किसी में हाई कंप्रेसर एयर, किसी में पानी, किसी में तेल,
तो इस तरह की मतलब डिफिकल्ट लाइफ जो है, मतलब आपको एक तरह से लैक ऑफ हैबिटेबिलिटी बहुत ही मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग है। बट उस सब के बावजूद मैं शिप में भी सर्विस किया है और सबमरीन में भी सर्विस किया है। मुझे ये लगा है कि जो बॉन्डिंग सबमरीन के सेनानी में है वो शायद ही विले ही देखने को मिले। आपके डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल यही लग रहा है। मतलब मैं सोच में पड़ गई हूँ, कई लोगों की बस की बात नहीं है कि प्रकृति से टूट करके समुद्र के बिल्कुल नीचे चारों तरफ मेटल्स हो। ये दृश्य ही मतलब असोचनीय लगता है। लेकिन आपने इस एक्सपीरियंस को देखा है, सीखा है और उसको जिया है। आपने निरीक्षक का पहले नाम लिया, फिर सिंधु शास्त्र और सिंधुवीर। इन नाम में भी मैं कभी कभी अटक जाती हूँ। बहुत खूबसूरत नाम, बिल्कुल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। ये नाम रखने की क्या प्रक्रिया होती है? मतलब नाम रखने की बहुत ही सरल प्रक्रिया है। आप किसी भी इंडियन नेवी के जहाज या पनडुब्बी या एविएशन विंग के किसी जहाज को, किसी को भी अगर लेंगे तो कोशिश ये की जाती है इंडियन नेवी के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि उसे एक जो भी नाम दिया जाए वो भारतीय संस्कृति से अटैच्ड हो। क्या बात है। उसमें कोई वेस्टर्न फीलिंग ना आए और हमें अपनी भारतीय संस्कृति का एहसास हो, हम थोड़ा नजदीक फील करें, कनेक्ट फील करें अपनी संस्कृति से। तो ये बेसिक कनेक्टिविटी रहती है मैम नामकरण के लिए। एब्सोल्यूट। आपने ये कहा ना कि बिल्कुल भारतीयता से जुड़े रहे, लेकिन आप लोग बिल्कुल शरीर, मन, चिंतन, शौर्य, साहस, अपने काम से, देश से जुड़े हैं और बिल्कुल बिल्कुल भारतीयता में उतरे हुए हैं। आपका परिधान भी ऐसा होता है जो एकदम भारतीयता को इस तरह से उज्जवल करता है। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे बहुत सारे लिसनर्स कह रहे हैं कि वैभव शिंदे अकलूज महाराष्ट्र से कहते हैं बहुत खूबसूरत मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित सिंह जी, आपने देखा यहाँ पर एक सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने मनीष कुमार सोनी जी लिखते हैं और यहाँ पे कुछ आइकॉन्स, कुछ चीजें आपके लिए भेजी हैं। और चिल्का इज इन आर पूरी खुर्दा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, ये इन्होंने कहा है। एक जानकारी, एड्रेस ही बता दिया है इन्होंने। एक हाँ, ये बताया, जानकारी बताई है और बहुत सारा उस जगह की, प्लेसेस की तस्वीर भी भेजी है। संदेश टू सोल्जर्स में हमारी मुलाकात इस वक्त हो रही है अमित जी से, जो अपनी जो उस लाइफ के बारे में हमें एक झलक दे रहे हैं। तुम आन हो, तुम शान हो, वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स ऐसा शो है जिसमें जब हमारे गेस्ट आते हैं ना तो स्टूडियो का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। बिल्कुल देश में ऐसा हो जाता है। प्रश्न भी वैसे निकलते हैं, सवाल जब आता है तो बहुत खुशी होती है, एक लहर होती है, देश जुड़ता है हमसे। एक ये सवाल आया है अमरजीत मेहता जी का चंडीगढ़ से कि सर आपने कोप अप कैसे किया जब अपनी सेपरेशन विद फैमिली, जब आप फील्ड में होते हो, तो इसका क्या उत्तर दिया जाएगा? जी शैली जी, मैं अमरजीत जी को कहना चाहूंगा कि किसी तरह का कोई सेपरेशन एक फौजी को फील नहीं होता है, क्योंकि फौजी की जो लाइफ होती है, जो भी वाइफ होंगे, जो फैमिली होगी, वो भी फौजी बन जाते हैं। अच्छा। क्योंकि हम जो फौज में जैसा रूटीन है हम कोशिश करते हैं वही पंक्चुअलिटी, वही डिसिप्लिन या वो उसी तरह का परिवेश हम घर में भी करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी फैमिली धीरे धीरे इतना परिपक्व हो जाती है, वो इतना यूज टू हो जाती है इन सिचुएशंस के, वो घर को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। और हम अपने प्रोफेशनल लाइफ पे या अपने शिप्स और सबमरीन जहां भी काम कर रहे हैं वहां करने के लिए हम बहुत ही आराम से, बड़ी कंफर्टेबली वो कर पाते हैं। और इस तरह का कोई सेपरेशन ना तो फैमिली को फील होता है, शुरुआत में भले ही होता हो 1-2 महीने, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चल जाता है कि देश सेवा करना इतना आसान नहीं है। जब आपको देश सेवा करनी है या समाज सेवा करनी है तो कहीं ना कहीं फैमिली को त्याग बलिदान करना पड़ता है, कहीं ना कहीं पीछे भी रहना पड़ता है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ऐसी मानसिकता तैयार की जाती है जाने के बाद, क्योंकि स्वतः तो नहीं आती होगी ना अंदर से। तो आप वो देश, मतलब किस तरह के एट्रीब्यूट्स के साथ वहां जाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक छोटा सा बच्चा जिसने नेवी और आर्मी या एयरफोर्स ज्वाइन की है उसके अंदर ये सब एट्रीब्यूट्स हो, लेकिन जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग्स होती है, समय समय पर जो प्रशिक्षण हमें दिया जाता है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, लॉयलिटी या
घर के प्रति जिम्मेदारी या हमारी ड्यूटी के प्रति जिम्मेदारी, हमारी सबमरीन के प्रति जिम्मेदारी, ये सब चीजें इनकलकेट कर देती है। और आज की डेट में मैं आपको बताना चाहूंगा, 2019 में मैं रिटायर हो गया था, लेकिन मेरे मन से नेवी कभी रिटायर नहीं हुई। आज भी नेवी का कोई भी फंक्शन या नेवी से जुड़ी कोई भी चीज जब मैं सुनता हूं तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। और घर पर अब भी मैं यही कोशिश करता हूं, जो चीजें मैंने वहां से सीखी है वो अपने कलीग्स, अपने जूनियर्स या जहां मैं अभी काम कर रहा हूं उन सब तक इम्पार्ट कर सकूं, उनकी सहायता कर सकूं, यही सब चीजें। बिल्कुल, आपकी एनर्जी और आपकी बातों से बिल्कुल नहीं लगता कि आप रिटायर हुए हैं। बिल्कुल उसमें डूबे हुए हैं आप अभी भी। अच्छा, चुनौतियां मेरी नजर पड़ती है जब ये लगातार सिलसिला बनता है, इस पर हम आएंगे, लेकिन चुनौतियों की बात हम करते हैं कि चुनौतियां तो आती हैं जिंदगी में, हो या जिस क्षेत्र में आप रहे हैं। किस तरह की चुनौतियां होती हैं और क्या करते हैं? इसका जवाब मैं इन चीजों से करना चाहूंगा कि हमारा जीवन बचपन से जब आप शुरुआत करेंगे और हमारा जो अंत समय आता है उसके बीच में कई सारी खुशियों, कई सारे दुख और कई सारी चुनौतियों से भरा रहता है। और आजकल का जो युवा है वो आधुनिकता की वजह से इन चुनौतियों से घबरा जाता है कई जगहों पर, और उसकी वजह से स्ट्रेस में आ जाता है और गलत कदम उठा लेता है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूंगा, ये चुनौतियां आपको डुबाने के लिए नहीं, आपको और बेहतर बनाने के लिए आई हैं। आपको इनसे लड़ना है, आपको समय पर विश्वास करना है, आपको खुद पर विश्वास करना है, आपको अपने एफर्ट पर विश्वास करना है। समय चेंज होगा, चुनौतियों से आप पार पाओगे और जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अब मैं आपके सामने कुछ जो सबमरीन की हमारी लाइफ है, पनडुब्बी की हमारी लाइफ है, उसमें जो चैलेंजेस है जो हमने फेस किए हैं उनको आपके साथ मैं साझा करना चाहूंगा। सबमरीन के अंदर ज्वाइन करने के बाद सबसे बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका नहाना बंद हो जाता है। अगर आप नहीं अगर आप 20 दिन या 30 दिन या 2 महीने सबमरीन के अंदर रहेंगे तो आप नहीं नहा सकते, क्योंकि सबमरीन के अंदर जो पानी होता है वो बहुत कम मात्रा में ले जाया जाता है और उस पानी को हम पीने के लिए यूज करते हैं। उस पानी को अगर हम नहाने के लिए यूज करने लगेंगे तो हम अपने ऑपरेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये लिमिटेशन है कि, और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बीच बीच में 10-15 दिन बाद हम क्या करते हैं कि जैसे एसी घरों में होते हैं उनमें ड्रेन निकलता है तो हम बाल्टी लगाते हैं वहां पे और वो ड्रेन से पानी इकट्ठा करते हैं। सबमरीन्स में भी ऐसा करते हैं। 5, 6, 7, 8 दिन बाद जब वो ड्रेन से पानी इकट्ठा हो जाता है उसे हम अपने शरीर के ऊपर डालकर कभी कभी नहा भी लेते हैं। तो ये एक बड़ा मजाकिया सा किस्सा था। दूसरी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा मैम, सबमरीन एक ऐसी जगह है, पनडुब्बी एक ऐसी जगह है जहां एक आदमी अगर छोटी सी गलती करेगा तो जो 70-80 वहां पर लोग हैं सबको भुगतनी पड़ती है। तो इतना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म पनडुब्बी आर्म में है कि वहां एक एक बंदे पर इतना ध्यान दिया जाता है कि वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो, कोई किसी तरह की गलती ना करे। और जैसा आप एक छोटा सा आपने भी देखा होगा सिविल लाइफ में, थोड़ा सा ये है कि मैं अपना ज्यादा जो मुझे आता है उतना मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा, लेकिन डिफेंस फोर्सेज में स्पेशली पनडुब्बी में यह है कि जितना मुझे आता है उतना तो मुझे बताना ही है। कल की डेट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जानकारी ना होने की वजह से कुछ गलती हो गई तो मुझे भी भुगतनी पड़ेगी। ये चैलेंजेस है। तीसरा चैलेंजेस सुनकर आप और हैरान हो जाओगे, सबमरीन के अंदर सिर्फ 2 बाथरूम होते हैं। Oh my God. उन 2 बाथरूम में रूटीन आपको करना है। 80-90 लोग हैं, आप समझ सकते हो अगर घर के अंदर 2 बाथरूम है और 4 आदमी है तो कितना डिफिकल्टी होती है। 80-90 लोग 2 बाथरूम यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कैसे सरवाइव करते हैं वहां पर लोग। 80-90 is to 2 bathrooms. Oh my God. और कांस्टेंट कंटिन्यू हम लोग सी वाटर को एक्सपोज रहते हैं। और जैसे आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा, सी वाटर जो है हमारे शरीर के लिए या किसी भी तरह के मेटल के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। और अगर कंटिन्यूअसली आप सी वाटर को एक्सपोज रहोगे वो धीरे धीरे आपके शरीर को हानि करता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारा जो एक्सपोजर टू सनलाइट है वो जैसे ही हम सबमरीन के अंदर जाते हैं, अगर 2 महीने के लिए हम जा रहे हैं, देयर इज नो एक्सपोजर टू सनलाइट। सनलाइट नहीं मिलती है हमें, बाहर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल बंद हो जाता है। हमारी स्किन का कलर पेल येलो हो जाता है। अगर आप हल्का सा कुछ भी हल्का सा शार्प भी अगर स्किन पर चला देंगे स्किन कट जाती है। आने के बाद वो फिर एटमॉस्फेयर में ढलती है और फिर से हमारे जाने का टाइम हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कितना चैलेंजेस है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हमारा मुख्य काम था
जो सबमरीन के अंदर इक्विपमेंट्स मशीनरी लगे हैं उन पर वॉच कीपिंग करना, उनको मेंटेनेंस करना, उनकी रिपेयर करना। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे इंजन रूम होते हैं सबमरीन के अंदर, इंजन रूम बेसिकली पूरा सबमरीन को जो पानी के अंदर चलाता है उसका मेन पार्ट जो है वो इंजन रूम ही है। जो मशीनरीज जो रन करती है सबमरीन को चलाने के लिए, उसके अंदर 55 से 60 डिग्री के अंदर तक टेम्परेचर आ जाता है। सबमरीन के अंदर जो हम ड्रेस पहनते हैं, जो बाहर दिखाई देती है व्हाइट ड्रेस, वो नहीं है। सबमरीन के अंदर हम एक पीटी रिग हमें इश्यू होती है, एक टी शर्ट और एक छोटी सी निक्कर होती है, वो कॉटन की होती है। और जो मैंने आपको बताया है कि इंजन रूम के अंदर 55 से 60 डिग्री जब टेम्परेचर हो जाता है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, इतना पसीना हम लोगों को आ जाता है कि वो टी शर्ट निकाल के हम प्रॉपरली निचोड़ते हैं, पूरा पसीना हमारे सामने गिरता है पानी की तरह, फिर उसी को हम दोबारा पहन लेते हैं। तो इस तरह की लाइफ हमने जी है। हर किसी को इस तरह की चीज फेस करने का या इस तरह का अनुभव जीवन में करने का मौका नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि जब भी टफ टाइम होता है, जब भी हम हार्ड लाइफ जीते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें उस समय को पास करना है मेहनत के साथ, एफर्ट्स के साथ। जब हम 4-5 साल मुड़ के उस चीज को देखेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा फील होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब मैं बहुत शब्दहीन हूँ, सिर्फ मेरे ये हाथ जुड़े हुए हैं और मेरा नमन आपको, जो इतनी सेवा आप लोग करते हैं देश के लिए। मेरा नमन शैली जी आपको भी है, क्योंकि मैंने आपके प्रोग्राम्स FM रेनबो पर पहले भी बहुत सुने हैं और आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रोग्राम्स को संचालित करते हैं और मैं आपका फैन हूँ। बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर ये फिर से आपका नाम जानना चाहते हैं। रिया, वेरी प्राउड ऑफ यू अमित जी, एंड दैट इज योर वाइफ। वंडरफुल, एंड इट मस्ट बी फीलिंग सो गुड, है ना? ओके, सो ये मधुसूदन जी का मैसेज आया है तेलंगाना से। इट्स अ वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। एंड व्हाट एल्स? गेस्ट का नाम अमित कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इंडियन नेवल वेटरन है, जिन्होंने सबमरीन में और बहुत सारी जगहों पे काम किया है, यूनिट्स में, ऑन बोर्ड शिप्स में काम किया है। इनकी बातें, इनकी यादें ये अभी हमसे शेयर कर रहे हैं इस वक्त संदेश टू सोल्जर्स में। आपने कुछ चुनौतियों की बात की, तो मैं सिविलियन लाइफ की थोड़ी सोच रही थी। डिफरेंस तो बहुत लग रहा था जी। आप अपने शब्दों में क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस चीज़ का मैं अपने एक्सपीरियंस से अपने दर्शकों के साथ ये शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि 17 साल मैंने नेवी को दिए हैं, डिफेंस फोर्सेस को दिए हैं, तो दैट इज पार्ट ऑफ माय डिफेंस लाइफ। और अब पिछले 6 साल से मैं सिविलियन लाइफ भी जी रहा हूँ। मैं 17 साल नेवी को छोड़ने के बाद फिर से मैंने एज ए सिविलियन ऑफिसर ज्वाइन किया है, तो एक सिविलियन लाइफ भी मैं जी रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक जो फौजी होता है वो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन से भरा हुआ होता है, राइट। और देर अलग ही टाइप की जो है कॉमरेडी बैचमेट्स के बीच में या फौजियों के बीच में होती है। आप कहीं भी भीड़ के अंदर अगर 100 की भीड़ होगी अगर और वहां पर आपको 2-3 फौजी अगर तलाशने हो, तो आप उनकी चाल ढाल, उनके हाव भाव, उनके स्वभाव से आप परख कर बता सकते हो। मुझे खुद मेरे ऑफिस में कई बार टोका गया है कि आप थोड़े अलग लगते हो, आपका वे ऑफ रिएक्शन, आपका हाव भाव थोड़ा डिफरेंट है, आप चीजों को बेहतर तरीके से अच्छे से अंजाम देना पसंद करते हो। ऐसा नहीं है कि सिविलियन लाइफ में हमारे जो सिविलियन भाई बंधु है बहुत अच्छे हैं, वो भी अपने देश के लिए पूरा समर्पित हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपनी डिफेंस फोर्सेस से कनेक्ट हो पाए, चाहे वो एक्टिव सर्विस करके या बिना एक्टिव सर्विस किए भी हम अगर अपनी डिफेंस फोर्सेस के लिए, अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए कुछ डिफरेंस ला पाए, हाँ। जिससे कि हमारा देश, हमारा समाज उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो, तो डेफिनेटली वो बहुत कारगर साबित होगा। और जो बेसिक डिफरेंस मुझे लगा है कि फौजी और सिविलियन की लाइफ में, वो ये है कि एक फौजी बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल और डिसिप्लिन होता है, और हमारे जो सिविलियन भाई बंधु है वो थोड़ा सा इन चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी फील करते हैं, और वो लाजिमी भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी रिगरस ट्रेनिंग या इन चीजों से होकर नहीं गए हैं। तो उनका भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और उनके अपने चैलेंजेस है, उनका अपना नजरिया है जीवन के प्रति। एब्सोल्युटली। आप जो आवाज सुन रहे हैं वो अमित कुमार जी की है,
और जो बातें कर रहे हैं बहुत रुचिकर है और इससे लाभ भी बहुत मिलेगा। संदेश टू सोल्जर्स में लोग दिल से जुड़ते हैं हमें। जी देखिए, ये शांति जी चंडीगढ़ से लिखती हैं कि ये वेटरन आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं, 61 इयर्स ओल्ड हैं वो। लेकिन जैसा कि आपने आपकी बातें सुन रही थी जी कि जैसा कि आपने कहा कि वंस फौजी ऑलवेज अ फौजी, और रूटीन आपने बताई, तो वो कह रही हैं कि उनके हस्बैंड उठते हैं टाइम पे अर्ली, रूटीन पे जाते हैं, लॉन्ग रन करते हैं, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और आप एकदम आइकॉन हैं। लॉन्ग लिव डिफेंस फोर्सेस। जी, जैसा शैली जी मैंने बताया कि जो डिफेंस पर्सन होता है उनकी वाइफ भी फौजी ही होती है जी। और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी उस माहौल में ढल जाती हैं जी। और एक तरह से एक सपोर्ट का सपोर्ट मैकेनिज्म का काम करती है। क्योंकि आप कोई भी कार्य करेंगे, अगर आपको लगता है कि घर पे आपके पीछे कोई ना कोई पूर्ण जिम्मेदारी लेने के लिए अवेलेबल है और अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो आप अपना काम अच्छे से कर पाओगे। एब्सोल्युटली। यहाँ पर एक्स ऑनरी नायब सूबेदार राम सिंह बंगाल इंजीनियर्स आर के यूके देहरादून से लिखते हैं, बहुत सुंदर सर जी, नेवी वेटरन जी, उनको बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लव शुक्ला सीतापुर यूपी से कुछ लाइनें लिखी हैं। उनकी जो पहली लाइन है कि तू अडिग है पहाड़ों सा, तू बलवान है आंधी सा, और सैनिक तो हमारा गर्व है, हमारा सम्मान है। बहुत खूबसूरत लाइन, बहुत खूबसूरत पंक्तियां। समय इस तरह से अपनी परंपरा के अनुसार चरैवेती करता हुआ बढ़ रहा है, और आपकी बातें भी हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सुनना। युवा देश है हमारा, तो इस युवा देश में बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, लेकिन उनको आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा? एक तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, और दूसरी बात ये भी महिलाओं के बारे में, उनकी भागीदारी नेवी के बारे में। जी, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, उसका जो भविष्य होता है, किस तरह से वो देश प्रगति करेगा, वो उसके युवा निर्धारित करते हैं। अगर किसी भी देश के, किसी भी समाज के युवा सही रास्ते पर होंगे, सही तरीकों का इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में, तो उस देश को, उस समाज को उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं यार छोटी सी चीज ये कहना चाहूंगा डिफेंस फोर्सेस के परिप्रेक्ष्य में। डिफेंस जो है एक न्यू वे ऑफ लाइफ है। आप सभी जो युवा हमारे से जुड़े हुए हैं, आप सभी एक लाइफ जी रहे हैं। ज्यादातर युवा प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं, शायद अवेयरनेस की भी थोड़ी कमी होती है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि डिफेंस फोर्सेस इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा मंच है, आपको अपने परिवार की, अपने पेरेंट्स की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। अलग अलग तरह के आपको चैलेंजेस, एडवेंचर, डिफरेंट टाइप के एक्सपोजर आपको मिलेंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं। मैं एक बहुत छोटे शहर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और मैंने कभी बचपन में अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं पूरा देश घूम पाऊंगा। और मैं इंडियन नेवी डिफेंस फोर्सेस का बहुत शुक्रगुजार हूं कि बहुत सारी हमारे देश की ऐसी जगह हैं जहां जाने का मुझे मौका मिला, और मैं अलग अलग स्टेट्स के लोगों से मिला और सबकी भावनाओं को जानने का मुझे अवसर मिला। और जो एक मिसकंसेप्शन हमारे जनरली हमारे लोगों के मन में रहता है कि ये स्टेट्स वैसा और वो स्टेट ऐसा, कुछ भी नहीं है। आप किसी भी डिफेंस फोर्सेज वाले से जब पूछेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे देश की, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, सोच एक ही है कि हमारे देश को कैसे ऊपर लेके जाना है। अब मैं महिलाओं के ऊपर आना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, डिफेंस फोर्सेज में महिलाएं काफी समय से ऑफिसर्स की एंट्री में आती रही हैं, और उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी सेवाएं जो हैं डिफेंस फोर्सेज में अलग अलग स्तरों पर दी हैं। अब कुछ समय पहले ऑफिसर्स एंट्री के अलावा और डिफरेंट जो एंट्रीज है, जो अदर रैंक्स है, उनके लिए भी महिलाओं के लिए रास्ता खोला है। क्योंकि जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि महिलाएं जो है किसी भी देश का, या हमारे देश का मुख्य रूप से हम बात करेंगे, करीबन 50% भागीदारी हमारी महिलाओं की है। तो महिलाओं को हम किसी भी क्षेत्र से अछूता नहीं रख सकते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम आगे लाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा उनको एक्सपोजर दें,
उतना ही बेहतर हमारे देश के लिए होगा, क्योंकि कोई भी देश जितना ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होता है उतना ही वो प्रोस्पेरिटी करता है। बहुत बढ़िया, बहुत प्रोग्रेसिव सोच है, मुझे बहुत बताएं प्लीज। हाँ। जी जी जी। तो अब जैसे मैं देखता भी हूं कि कई सारी महिलाएं जो है अब पिछले 3-4 साल कई यंग लड़कियां जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने चीजों से अपने आप को एडजस्ट किया है और बहुत ही अच्छी जो सर्विसेज है महिलाओं की तरफ से हर क्षेत्र में डिफेंस फोर्सेस में भी मिलेगी और हमारी डिफेंस फोर्सेस और भी ज्यादा उम्दा प्रदर्शन जो है बैटलफील्ड में या पीस में कर पाएगी। आपकी सारी बातों से बहुत इंस्पिरेशन निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेवी से आपने इंस्पिरेशन लिया होगा बहुत कुछ और लाइफ उसी प्रकार जी रहे होंगे, जिसको अगर सम अप किया जाए कि किस तरह से आपने मतलब क्या लेकर के आप अपनी जिंदगी को अब जी रहे हैं, वहां से वैल्यूज जो लेकर के आए हैं। इस चीज को वैसे तो बहुत विस्तार से मैं बता सकता हूँ लेकिन पहले मैं एक शॉर्ट सेंटेंस में आपको बताऊंगा। जी। हम जो भी डिफेंस फोर्सेज में जाता है, चाहे वो ऑफिसर्स एंट्री हो, चाहे वो कोई भी एंट्री हो, वो एक बॉय की तरह जाता है। एक बॉय जो कुछ नहीं जानता और वहां जाने के बाद वो वेल डिसिप्लिन्ड मैन बनकर बाहर आता है। तो आप समझ सकते हो कि नेवी हो चाहे कोई भी डिफेंस फोर्सेस हो, आप एक लड़के की तरह जा रहे हो जिसको ज्यादा कुछ नहीं पता और वेल ओल्ड मशीनरी जो डिफेंस फोर्सेस की है वो से इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन और पंचुअलिटी सिखा के एक वेल डिसिप्लिन्ड मैन, वेल मशीनरी जो बाहर सोसाइटी और देश के रिटायर होने के बाद भी काम आ सकती है, उसके लिए तैयार करती है। एब्सोल्युटली। मैं आशा करूंगी कि एक बार और संदेश टू सोल्जर्स में इस मुद्दे पर आपसे बातचीत की जाए। जी, बहुत बहुत अमित कुमार जी, बहुत धन्यवाद संदेश टू सोल्जर्स में आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी प्रभा कुमार। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।